के मेहमान हमारे वो हैं जिनके हवाले से एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगी। कहानियां तो उनके हवाले से बहुत चल रही हैं आजकल, उन्हीं के हवाले से कहानियां चल रही हैं और वही हैं कहानियों का महवर। बिल्कुल, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे से ताल्लुक है और वहीं पर ओहदेदार भी हैं और इनके हवाले से जो अहम कहानी है वो सुनाने की ज़रूरत इसलिए है कि आजकल इधर उधर पार्टियां छोड़ के लॉयल्टीज बदलने का बड़ा मामला चला हुआ था। हाँ। तो इनके हवाले से ये मैं आपको बताऊं कि एक इवेंट में, उस वक्त मैं इनको पर्सनली भी नहीं जानती थी, ना मेरी कभी इनसे सलाम दो हुई ना बातचीत हुई, बस देखा था, नाम सुना था। ये किसी इवेंट पे किसी सहाफ़ी के साथ खड़े थे और मैं इनके पीछे खड़ी हुई थी और हम भी सहाफ़ियों से बातचीत कर रहे थे, ये भी सहाफ़ियों से बातचीत कर रहे थे। अब एक सहाफ़ी था, उसका नाम मैं यहाँ पर नहीं लूंगी, हज़फ कर दूंगी, लेकिन सहाफ़ी बार बार इनको एक चीज़ कह कर तंग करे और वो ये कहे। उस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन चुकी थी। उस सहाफ़ी ने इनको ये कहा कि सर आप जैसे लोग कहाँ हैं, पार्टी के पुराने वर्कर, खान के खास साथी कहाँ हैं आजकल, बिल्कुल साइड लाइन इधर उधर हुए हैं। एक दफ़ा उसने ये बात की, इन्होंने कोई ख़ास उसको जवाब नहीं दिया। दूसरी दफ़ा उसने इनको ये बात की, तीसरी दफ़ा उन्होंने इनको ये बात की तो इन्होंने आगे से उसको जवाब जो दिया वो ये था, वो सहाफ़ी को वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस किस्म का जवाब आएगा, वो तो इनको तीली लगा रहा था। लेकिन इन्होंने कहा कि खान का ये प्रेरोगेटिव है कि वो किसको अपनी टीम में, कोर टीम में शामिल करे और किसको थोड़ा साइड पे रखे, बाहर रखे, पेविलियन में बिठाए, जिसको कहते हैं कि वो मतलब जिसको ऐसा शख्स के ज़रूरी नहीं है हर एक को वो ओहदा दे और ना हर एक को ओहदा मिल सकता है पार्टी में या सियासत में। लेकिन मैं एक नज़रिए के साथ उसके साथ चला था और मैं उस नज़रिए पे आज भी कायम हूँ। इस किस्म का इन्होंने उसको जवाब दिया, वो सहाफ़ी को मज़ा नहीं आया तो वो थोड़ी देर बाद इनसे इधर उधर होकर आगे बढ़ गया। मैं आपको बताता हूँ, फिर आप लोग तमाम लोग जो है वो मज़े लीजिएगा। अब ये शख्सियत जो है वो ऐसी हैं कि इनके बारे में इस वक्त बहस चल रही है कि ये गवर्नर पंजाब हैं या साबिक गवर्नर पंजाब हैं या बरतरफ गवर्नर पंजाब हैं, क्योंकि कैबिनेट डिवीजन से जो अपनी बरतरफी का जो नोटिफिकेशन है इसको गैर आइनी इन्होंने करार दिया, मुस्तरद किया और ओहदे से हटाने के लिए उन्हें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने पहले सदर पाकिस्तान को एडवाइस भेजी थी, जिसे सदर पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया और फिर कैबिनेट डिवीजन की जानिब से नोटिफिकेशन के ज़रिए इनको ओहदे से हटा दिया गया। साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पंजाब में जो हुकूमत है उसको टफ़ टाइम दे रहे हैं और उन्होंने ही साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के इस्तीफ़े को मुस्तरद किया था, फिर नए मुंतखब वज़ीर आला हमज़ा शहबाज से हलफ लेने से इनकार किया था और अब उन्होंने अपनी ही बरतरफी के नोटिफिकेशन को मुस्तरद कर दिया है। उमर सरफराज चीमा साहब तहरीक इंसाफ के बाकी रहनुमाओं में से जो बानी रहनुमा हैं उनमें से हैं। 1996 में उन्होंने PTI में शमूलियत इख्तियार की थी, 1997 2002 2004 में पार्टी टिकट से इलेक्शन लड़ा और तहरीक इंसाफ के साबिक सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं और 3 अप्रैल 2022 को गवर्नर पंजाब तैनात किया गया था। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बहुत शुक्रिया सर, आपका प्रोग्राम में वक्त दिया आपने और हमारा ये जो आज एक लंबा सा इंट्रोडक्शन था आपके बारे में, अनयूजुअली लंबा था, लेकिन इसका बुनियादी मुद्दा जो आजकल चल रहा है वो ये है कि गवर्नर कहें, साबिक गवर्नर कहें या बरतरफ गवर्नर कहें, क्या कहें, किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा? मैं थोड़ी सी तस्दीक कर देता हूँ। एक तो ये कि जो आपने साबिक का कहा, अभी साबिक वाली बात नहीं है, क्योंकि सदर पाकिस्तान ने बड़ा बाकायदा तौर पे आर्टिकल 101 सब क्लॉज 3 के तहत जो, क्योंकि मुझे जो साबिक वज़ीर आज़म ने नॉमिनेट किया था, जो उनका इख्तियार था आइन के मुताबिक कि मुझे वो कॉन्स्टिट्यूशनल टीम जो हेड करते हैं प्रेसिडेंट पाकिस्तान, उसके एक मेंबर के तौर पे गवर्नर पंजाब का उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद जो है गवर्नर के ऑफिस की जब तक वो वेकेंट ना हो तब तक जो है प्राइम मिनिस्टर जो है नया गवर्नर के लिए नॉमिनेट नहीं कर सकता। जो गवर्नर को हटाने का इख्तियार है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो उसका पावर्स जो है वो प्रेसिडेंट की हैं, या वो गवर्नर खुद जो है एड्रेस करे प्रेसिडेंट को और अपने हाथ से इस्तीफ़ा लिख के दे, या वो फौत हो जाए, तो फिर इसी सूरत यही 3 सूरतें कि ये ऑफिस वेकेंट हो सकता है। अब मैं जैसा बार बार पिछले 37 दिन हो गए और दूसरी जो बात आपने फरमाई, मैं 3 अप्रैल को मैंने जो है ये ऑफिस रिज्यूम किया था, आप तकरीबन 37-38 दिन हो गए इस चीज़ को। तो उसके अंदर मैं बार एक चीज़ कह रहा हूँ कि आइन पाकिस्तान जो है एक प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंट है, जिसके अंदर जो भी ऑफिस बेयरर्स हैं उनके जो पावर्स और फंक्शंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन की डिफरेंट प्रोविजंस के अंडर बड़े वाज़ेह तौर पे बिल्कुल सही क्लियरली डिफाइंड है। लॉ स्कूल के अंदर ये जितने भी वकीला जब बात करते हैं जो डिफरेंट उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, क्योंकि लॉ स्कूल्स के अंदर देखें किताबें तो सारे कोई भी अंग्रेज़ी पढ़ सकता है, उर्दू पढ़ सकता है, कानून की किताबें बाजार से ख़रीद के पढ़ सकता है, लेकिन लॉयर्स को जो चीज़ लॉ स्कूल में पढ़ाई जाती है लॉ स्टूडेंट्स को, कि कानून को इंटरप्रेट कैसे करना है अपने मौकल के फेवर में और उसके अपने जो है ना ओपोनेंट के अगेंस्ट आपने कैसे उसको इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है। एंड इसके साथ साथ एक और जो चीज़ हुई कि ये जो सिसिलियन माफिया है इसने ना सिर्फ खुद करप्शन की है, इन्होंने इदारों के अंदर कवानीन के अंदर लूप होल्स रखे हैं। अब जो एक बंदा कुर्सी पे बैठा है या जो भी मुनसिफ की कुर्सी पे बैठा है उसके लिए इख्तियार है
कि मैं चाहूँ तो आपके खिलाफ जो है फैसला दे दूँ, चाहूँ तो मैं आप अगर वाकई उस पर अगर वाकई कुछ स्टैंड लेना चाहूँ तो भी आइन में प्रोविजंस हैं। सही। जैसा जब ये वाक़या हुआ, ये एक शैम इलेक्शन हुआ 16 जुलाई को पंजाब असम्बली में, और मुझे वो इंटीमेशन भेजी उसने कि जी ये जो हमज़ा है इसने 197 वोट ले लिए हैं, तो लिहाजा आप इसका जो है कल मियाँ साहब की ख्वाहिश है कि उनका साहबजादे जो है उनका जो हल्फ है वो गवर्नर हाउस में होना चाहिए। हालांकि किसी ना अदालती हुक्म में लिखा है ना किसी आइन की किताब में लिखा है कि जो है चीफ मिनिस्टर का जो है वो जो है गवर्नर हाउस के अंदर होना चाहिए। लेकिन मैंने कहा ठीक है, मतलब कोई, क्योंकि मेरी जिस दिन से मैंने ऑफिस एज्यूम किया, मेरी कोशिश यही कि मैं ए पोलिटिकल होकर जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेरी जिम्मेदारी है उन पर फोकस करूँ। उसमें मैंने कहा जी बिल्कुल 100 बिस्मिल्लाह, आप अगर वो DC लाहौर को उन्होंने कहा, उसने आके इंतजाम कर दिए, बट इन द मीन टाइम जो आप लोगों ने दिखाया, मतलब मैं ग्रेटफुल कि पाकिस्तान के मीडिया ने बड़ी दीदा दिले, बड़ा हौसला किया इस सिसिलियन माफिया के होने के बावजूद। ये काबिज हालांकि हो चुके हैं कि ये जो बिगड़े नवाब हैं, इन्होंने जिस तरह से अपने वालिद साहब की ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए पंजाब पुलिस और ब्यूरोक्रेसी को जिस तरह जो उन्होंने अपना एक गुंडा फोर्स के तौर पर इस्तेमाल करके जिस तरह धावा बोला है पंजाब असेंबली में, मतलब शैब मतलब उसको आप इलेक्शन कहना ही एक, मैं समझता हूँ मजाक होगा कि अगर आप दोनों इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक, अगर हो जाए इलेक्शन हो जाए और जो है शिफा को मौका इतना भी ना मिले कि अपना वोट ही खुद कास्ट कर सके, तो वुड यू कॉल इट एन इलेक्शन? अगर वो बैलेट बॉक्स के ऊपर जो है ये भाई साहब जो है वहाँ पे अपने जो है अपने को 10-15 जो है गुंडे बिठा दें और आप बैलेट बॉक्स तक अपना वोट अपने आप को नहीं कास्ट कर सकती, और आपको इनके गुंडे जो है मार कुट के आपके बाकी सपोर्टर्स को वहाँ से असेंबली से जान बचाने पे भागने पे मजबूर कर दें, यू कॉल इट एन इलेक्शन? शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इवन इसको इलेक्शन का नाम भी लेते हैं। एक चीज़ मैं देखें, मेरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है और सूबे के अंदर जो है बाकी जो आइनी इदारे हैं वो इसके मातहत आते हैं। इसका जो काम, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ओथ लिया जाता है गवर्नर से, उसका काम ये है कि आइन और कानून के मुताबिक चीज़ों को देखे। जो सूबाई हुकूमतें हैं, इसी तरह सदर पाकिस्तान जो है वफाकी हुकूमत को देखते हैं कि वो आइन और कानून के मुताबिक चल रही हैं या नहीं। अब नॉट सपोज टू कि मैं एक मैकेनिकल की तरह जाना बस ठप्पे वो एक दरबारी बन गया कि एक हुक्म आए मैं एक टांग पे खड़ा होकर कहूँगा यस सर ठप्पा किधर लगाना है वो बताएं, क्योंकि मैं इस औ में हूँ कि आपने जिस मेंशन जो मुझे कुर्सी पे बिठा दिया है कि जहाँ पे मेरे से पहले बड़े बड़े नवाब, बड़े बड़े जागीरदार, मतलब अंग्रेज पिछले 300 साल से ज़्यादा पुरानी उसकी हिस्ट्री है। वो जो स्टेट है गवर्नर हाउस, मतलब उसकी एक हिस्ट्री है, मतलब बहुत से, मतलब ऑब्वियसली एक हेरिटेज है वहाँ पे। तो एक जिस तरह के वहाँ पे मैं उसको है टोटली एक ऑफिस मैंने इस्तेमाल किया है, और इसके जो मतलब खान साहब का भी जो एक विजन था कि, और ऑब्वियसली क्योंकि हाई कोर्ट का उसके ऊपर है स्टे है कि हम बाकी उसको और चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, और बाकी दीवारें गिराने के हवाले से जरा बात की थी, क्योंकि मेरा अपना वैसे ज़ाती ख्याल था क्योंकि इस तरह की जो हेरिटेज की जो जगह है इनको प्रिजर्व करना चाहिए, जरूरी है फॉर कल्चर एंड फॉर द आने वाली जनरेशन को भी पता चले एक हिस्ट्री है कि यहाँ पे किस तरह से इसी गवर्नर हाउस में बैठ के पूरा वेस्ट पाकिस्तान को जो है कंट्रोल किया जाता था, वही गवर्नर बैठ के चलाता था, निज़ाम चल रहा था। तो वो एक अपना एक पॉलिटिकल हिस्ट्री में, जब मैं इसीलिए कहता हूँ ना कि जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडरशिप और जो वर्कर्स हैं उनको पाकिस्तान का आइन और पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री जरूर पढ़नी, इसलिए आपने उनको किताबें भेजी हैं। और मैंने ऑनेस्टली आजकल ईद में आप शिफा उसकी वजह है, जब मैं ईद वाले दिन नमाज पढ़ के वापस आया तो मैं टीवी देख रहा था, काफ़ी लोग मिलने आए तो सडनली वहाँ टीवी भी लगा हुआ था, तो वहाँ सडनली आए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो साबिक़ वज़ीर आज़म भी हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, वो फरमा रहे थे कि जी उमर सीमा को क्या पता, अच्छा इसको आइन का क्या पता, मैं स्पीकर रहा हूँ, मैं मतलब वज़ीर आज़म रहा हूँ, ये जो है मुर्दा को कैसे जिंदा कर सकता है और ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, मुझे एहसास हुआ कि एक शख्स जो स्पीकर की कुर्सी पे इतना सा बैठा रहा है, वज़ीर आज़म भी रहा है, अगर उसको आइन की वो आर्टिकल 130 क्लॉज 8 जो सिर्फ 2 लाइनों पे, अगर आपको साइन की किताब मैं लेके आता और आप ही दिखाते लोगों को और लोग पढ़ें, वो बड़ी सिंपल अंग्रेजी है। वो कहता है कि चीफ मिनिस्टर ने अगर इस्तीफा देना है तो उसने एड्रेस करना है गवर्नर को और अपने हाथ से लिखा होना चाहिए। सही। अभी हफ्ता पहले यही स्पीकर साहब जो गैर आईनी एक जाली जो वज़ीर आला का हलफ लेके आए हैं, इन्होंने उसी आर्टिकल के तहत पीटीआई के जो MNS थे उनका रिजेक्ट किया उनके, ठीक है। तो ये जो दोहरा मेयार है, ये मुनाफिकत है, ये भी अल्लाह की तरफ से कि वो कौम को उन्होंने इनकी असलियत दिखा दी, और बाकी भी क्योंकि मैं पर्सनली समझता हूँ शिफा कि एज ए पाकिस्तानी, देखें NSC की जो कॉम्पोजिशन को अगर हम देखते हैं तो वो पाकिस्तान के तमाम जो मतलब इंपॉर्टेंट लोग हैं उसकी वहाँ बैठते हैं उसके अंदर,
मतलब ये नहीं है कि किसी गली मोहल्ले को थड़े पे बैठ के लोगों ने एक फतवा किसी ने दे दिया या कोई ऐसे ऐलान एक सियासी बयान जारी कर दिया। आपकी NSC का एलामिया है, एक जो थी दैट वाज फर्स्ट वाज प्रेसिडेड बाय प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, एक्स प्राइम मिनिस्टर जी, और अभी जो इस वक्त जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है दूसरा उसके पास, हाँ, उसमें एक रत्ती बराबर भी फर्क नहीं है। अच्छा, कि पाकिस्तान के अंदर बैरूनी साजिश हो रही है, मुदाखलत के जरिए उसको कामयाब किया जा रहा है, और हमने देखा कि मरकज़ के अंदर किस तरह से जो है मुख्तलिफ किरदारों के जरिए जो है एक जमहूरियत का कत्ल हुआ, एक जमहूरी हुकूमत का कत्ल हुआ। पार्लियामेंट की जो सबसे बड़ी मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर जो मैं देखता हूँ कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी कॉम्प्रोमाइज हो गई है। आर्टिकल 69 की वायलेशन हुई और आप लोग जो है चुप करके बैठे हैं सारे पार्लियामेंटेरियन, सारे जो पॉलिटिकल पार्टी, मतलब एक मैं छोड़े बाकी लेकिन सियासी पॉलिटिकल आपका एक इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, जिस ऐवान में बैठे हैं आप, अगर आप उसकी बालादस्ती को नहीं कायम कर सकते, अगर आप उसका तकद्दुस नहीं कायम कर सकते, तो आपने मेरे हक के लिए क्या वहां पे लड़ाई लड़नी है? आप लोग वहां पे सिर्फ बैठे पर्क्स एंजॉय करने के लिए बैठे हैं, चाहे जितने भी लोग हैं, चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस वाले हैं या ऑपोजिशन बेंचेस वाले हैं। मैं एज अ पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ। इसी तरह अगर मैंने अगर अदलिया के हवाले से बात की आपके सामने, इस क्राइसिस के अंदर जो पिछले 37 दिन के अंदर मैंने बिल्कुल उन जजेस, मौजूद जजेस को खराज तहसीन पेश किया कि जिन्होंने बावजूद पहले जो 4 फैसले आए इस सिसिलियन माफिया ने जो झूठ बोल के कंसील करके, क्योंकि सबसे पहले जो ये इस्तीफ़ा जो था गैर आइनी जो चीफ मिनिस्टर ने दिया, जो बुज़दार साहब ने, उसको सबसे पहले हाईलाइट करने वाले कौन थे? ख्वाजा साद रफ़ीक, फयाज सादिक साहब, राना सनाउल्लाह जो इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर साहब, जो उस वक्त इसी लश्कर की सरबराही करते हुए गैर आइनी जो हुआ वहाँ पे ओथ टेकिंग हुई उस लश्कर की सरबराही कर रहे थे। मैं गवर्नर हाउस में जब इन्होंने यरगमाल बनाया तो यही इंटीरियर मिनिस्टर जो उस लश्कर की सरबराही कर रहा था। इसी इंटीरियर मिनिस्टर को मैंने नॉट एज उमर चीमा, मैंने एज अ गवर्नर पंजाब मैंने इनको 2 दफ़ा कहा, मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी ने इनको लिखा है कि ये पंजाब पुलिस इस सिसिलियन माफिया की इस वक्त ताबे गुंडा फोर्स बनी हुई है, मुझे आप FC और रेंजर प्रोवाइड करें। आज तक 10वां दिन हो गया है, पंजाब का पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, पंजाब का गवर्नर जो है उसने इंटीरियर मिनिस्टर को लिखा, लेकिन वो नून लीग का दरबारी बन के मेरे ऊपर बयानात जारी कर रहा है, लेकिन उसने गवर्नर के उस लेटर्स की उन जो फैक्सेस मैंने उसको किए हैं उसका आज तक वो जवाब नहीं दे सका। देखें उस दिन जब हुआ आप लोगों ने टीवी पे नहीं देखा, 1400 बंदा गवर्नर हाउस को जिस तरह उन्होंने हिसार में लिया हुआ था। मैं जो है शिफा, मैं क्योंकि उसको ऑफिस के तौर पे इस्तेमाल करता हूँ और गाड़ियाँ भी वो ऑफिशियल यूज़ के लिए करता हूँ, बाकी मेरे पास अपनी है, अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई, तो मेरे पास अपनी ट्रांसपोर्ट में यूज़ कर लेता हूँ। जब मैंने सुबह ऑफिस जाने के लिए फ़ोन किया कि जनाब स्टाफ को कहा कि मुझे भिजवाओ, मैंने ऑफिस आना है, उन्होंने कहा जी TV तो लगा के देखें आप, पूरा गवर्नर हाउस तो उन्होंने जो है पूरा जो है यरगमाल बनाया हुआ है, हिसार में लिया हुआ है। मैंने अपने बाकी ऑब्वियसली जो मेरा स्टाफ था उनको मैंने कहा भाई इसे हम क्या कर सकते हैं? उन्होंने कहा सर हमारे पास जो पुलिस वाले हैं वो तो IG और CCPO के अंडर है, जो ब्यूरोक्रेसी है वो तो CS की सुन रही है, वो तो उल्टा आपके खिलाफ लेटरबाजी पे करने पे लगे हुए हैं। यानी अब क्या करें? उसने कहा कि आपके पास सिर्फ एक मिलिट्री सेक्रेटरी और 10 माली हैं और ये पूरी स्टेट है, अंदर जो फैमिलीज रह रही हैं उनको भी आपने इन्हीं के सहारे आपने उनको भी प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि सिसिलियन माफिया है। और आप इससे अंदाज़ा करें, वो जो गवर्नर हाउस है वो मेरा ऑफिशियल रेजिडेंस है, मेरा ऑफिस है, ठीक है, मेरी इजाज़त के बगैर। अच्छा आपने पहले हलफ भी ले लिया, ठीक है, उसके बाद वो बच्चों की तरह अंदर ड्राइंग रूम अंदर जाके मेरे घर में ऑफिशियल रेजिडेंस में वहाँ बच्चों की तरह तस्वीरें खिंचा, चलें ठीक है, जैसे हेरिटेज की जगह आपको अगर शौक है कोई बात नहीं, मतलब हमारा अगर मतलब एक मेरे से उम्र में भी छोटे हैं वो ठीक है, वो अगर आप वैसे आते, मैंने तो ओपनली कहा कि ओपनली मैंने ऑफ़र की वज़ीर आज़म साहब को कि भाई अगर आप समझते हैं कि आपके बेटे के साथ ज़्यादती हो रही है, हालांकि असूली तौर पे अगर आपने पहले जो कुछ ये जिस तरह से आपके ऑफिस को एक्सप्लॉइट करते रहे जब आप चीफ मिनिस्टर थे, जिस तरह बेकरी वाले को मारा, बाकी जो जिस तरह लोगों पे तशद्दुद करते रहे, ये इसी गुंडा पुलिस के ज़रिए लोगों पे तशद्दुद करवाता है, उस वक्त अगर रोक लेते तो आज ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जो है यरगमाल ना बना होता इस गैर आइनी वज़ीर आला के हाथों। देखिए इस वक्त पंजाब के अंदर वो सूबा जो बिल्कुल एक कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पास है, वहाँ पे जो पॉलिटिकल क्राइसिस है कि वहाँ पे 2 वज़ीर आला हैं। अब वो शरीफ आदमी जो एक बंदा दूर बंदा एक रिमोट एरियाज का से ताल्लुक रखने वाले सरदार उस्मान बुज़दार जो है, उस बेचारे को जो है वो कैबिनेट की मीटिंग दोबारा बहाल हुआ। वैसे आपको क्या लगता है दोबारा बहाल, मतलब क्योंकि उनको इंटीमेट किया स्पीकर ने कि भाई आपका इस्तीफा गैर आईनी था, लिहाजा आप बिल्कुल आईनी वजीर आला हैं, आप अपना काम जो है उसको जारी रखें। उन्होंने उसी वक्त जो है वजीर अपनी कैबिनेट का इजलास बुलाया पंजाब असेंबली के अंदर। अब वो इजलास करके बाहर आते हैं तो इनके गुंडे वहाँ पहुंच जाते हैं, एक जाली वो नोटिफिकेशन जो कि फिर इन्होंने चीफ सेक्रेटरी से भी गलत काम कराया, आर्टिकल 133 के मतलब गवर्नर या प्रेसिडेंट की इजाज़त के बगैर वो नोटिफिकेशन या डी नोटिफाई हो ही नहीं सकता। उस चीफ सेक्रेटरी ने उससे भी इन्होंने जो अपने जिस तरह इन्होंने फैसले इन्होंने कंसील करके
जो है अदलिया से इन्होंने फैसले लिए। मैं आपको वही बात कर रहा था कि शुरू में इवन जो 5वां भी फैसला जो इन्होंने करवाया जो गैर आईनी था, वो भी इन्होंने उसी कंसील किया, अब अदालत को धोखे में रख के इन्होंने किया। तो असल मुजरिम तो ये लोग हैं कि इन्होंने जजेस को भी, अदलिया को भी बदनाम करवाया कि एक बंदा मरा ही नहीं है, उसको उसकी आप विरासत की तकसीम का ऑर्डर जो है अदालत से ले आए। अगर सीएम ऑफिस पंजाब का कॉन्स्टिट्यूशनली वेकेट ही नहीं हुआ, उसका इलेक्शन कैसे आप ऑर्डर कर सकते हैं? सही, ठीक है। इन्होंने इनफैक्ट इन्होंने अदलिया को भी यही इनका इस सिसिलियन माफिया का हमेशा देखे, हम 26 साल से इनका मुकाबला कर रहे हैं। जब इमरान खान साहब ने पार्टी बनाई, हमें इस पार्टी इनफैक्ट बनाने का मकसद ही ये दोनों जमातें थी। हम चलते हैं, बैरिस्टर अहमद पनसोता साहब ने हमें ज्वाइन किया है और कानून के माहिर हैं। इनसे हम जानते हैं कि रूल्स क्या कहते हैं, किसी वजीर आला ने या प्राइम मिनिस्टर ने या किसने या प्रेसिडेंट ने किसने हटाना होता है गवर्नर को, क्या तरीक़ाकार है, आईन क्या कहता है हमारा। जी अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। जी वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आपने वक्त निकाला। सर थोड़ा सा जरा टेक्निकली समझा दें कि कानून वज़ीर आला के जो है इनसे ये भी पूछेंगे वो जो इस्तीफा है वो क्या आर्टिकल 130 सब क्लॉज के मुताबिक है। असल तो सारी बुराई की जड़ जो है वो इस्तीफा है, इस्तीफा है। ये तो सारा आप अगली बात कर रहे हैं। बात ये है कि आज खुशी की बात है कि शो में 3 बड़े जबरदस्त एंकर्स हैं। चीमा साहब भी मेरे बड़े मोहतरम हैं, तो मैं तीनों के सवाल स्टूडियो में आवाज नहीं आ रही, स्टूडियो में आवाज क्या बोल रहे हैं? अच्छा जी, मैं बेसिकली इसका जो रिप्लाई है मेरी साइड से वो ये होगा कि आपको आइन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसमें इन ऑफिसेस की इंपॉर्टेंस को समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेसिडेंट जो है वो सिंबल है फेडरेशन का, और उसी की ऑफशूट गवर्नर है, वो प्रोविंस में फेडरेशन की सिंबल है। उसको आइन के वेरियस जो आर्टिकल्स हैं वो गवर्न करते हैं। यहाँ पर जो मैटर इन इशू है वो है उनका रिमूवल। देखिए आर्टिकल 101 बड़ा क्लियरली आइन में कहता है कि जब आपने अपॉइंट करना है तो इट इज टू बी डन ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। बट आर्टिकल 101(3) में लेजिस्लेटिव इंटेंट बड़ा क्लियर है, जो ये कहता है कि ही विल होल्ड दिस ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। सो इसका मकसद ये नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आए और आके अपनी मर्जी से किसी बंदे को रिमूव कर दे, क्योंकि ही इज द सिंबल ऑफ द फेडरेशन, और जिस फेडरेशन को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका आप समझ लें बाप या बड़ा फिगर प्रेसिडेंट है, वो खुद इलेक्ट होके आया है। सो ये आगे उसके लगाए हुए बंदे हैं, ऑफ कोर्स एट द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, लेकिन रिमूवल में ये नहीं है। फिर 48 क्लॉज को बार बार कोट किया जाता है, 48(1) बताया जाता है, 48(2) नहीं बताया जाता, जिसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि इन डिस्चार्ज ऑफ देयर फंक्शंस एंड देयर एक्शंस दे कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन। लेकिन वो कहते हैं जी जितनी तशरीह आइन की जा रही है उसमें कहते हैं कि जी सारी चीजें मिला के पढ़ें, और जब कोई गवर्नर को सूट करता है आर्टिकल तो कहते हैं जी उसको अकेले ना पढ़े, मिला के पढ़े, और जो खिलाफ है उसको अकेले पढ़े। आइन इस तरह नहीं पढ़ा जाता। एक लिटरल इंटरप्रिटेशन होती है, एक पर्पसिव इंटरप्रिटेशन होती है। जब क्लियर लैंग्वेज ना अवेलेबल हो तो फिर आप पर्पस में जाते हैं। यहाँ तो लैंग्वेज बड़ी क्लियर है, और गवर्नर जो है उसको रिमूव करने के लिए प्रेसिडेंट का जो इख्तियार है वो ही रिमूव कर सकते हैं। और दूसरा सवाल जो चीमा साहब ने कहा है, जहां से ये सारी की सारी बात शुरू हुई है कि इस्तीफा है, वो इस्तीफा बिल्कुल गलत है, आइन के मुताबिक नहीं है। वो आर्टिकल 130 सब क्लॉज 8 के तहत बिल्कुल गलत है, क्योंकि इट हैज टू बी हैंड रिटन एड्रेस टू द गवर्नर। और जो साबका गवर्नर इसके ऊपर इसको एक्सेप्ट करके गए हैं, वो तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह गए हैं कि मेरे से इमरान खान साहब ने जोर जबरदस्ती से करवाया या नहीं करवाया इज अ सेपरेट क्वेश्चन, बट उनकी अपने व्यू के मुताबिक तो ये इस्तीफा ठीक नहीं है। साद रफीक साहब हैं ऑन रिकॉर्ड, बहुत सारे लोग हैं। उस इस्तीफे को निगलेक्ट करके और कहना चाहिए पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, उस पे तो इलेक्शन हो गया, उधर रोल अज्यूम करना, नई हुकूमत आ गई, वजीर आला हमजा हो गए। फाइनल कमेंट जुडिशरी के रोल पे करना चाहता हूं। जुडिशरी का बहुत एहतराम करते हैं, आई एम पार्ट ऑफ दैट मूवमेंट जिसमें जुडिशरी को रिस्टोर किया गया, लेकिन मैं बहुत एहतराम से कहना चाहूंगा कि पॉलिटिकल क्वेश्चंस में इनको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। उसका नुकसान ये होता है कि एक साइड आपको बहुत अप्रिशिएट करती है पॉलिटिकली और दूसरी साइड की आप तनकीद बन जाते हैं। जुडिशरी का काम है जो एक आम लोग को इंसाफ देना, जो सिविल मैटर्स हैं, क्रिमिनल मैटर्स हैं, क्या वो खत्म हो गए हैं कि जिनको हम हंगामी बुनियादों पर इन केसेस को डेली फिक्स करके इनके डिसीजंस दें। और वैसे भी जो थर्ड पिटीशन थी उसको एंटरटेन होना ही नहीं चाहिए था, और उसमें आर्टिकल 5 का तज़किरा करना, वो लॉयल्टी टू द स्टेट वाली, वो मेरा ख्याल बड़ी थोड़ी सी बात बढ़ गई। सही है। नहीं तो फिर अब वजीर आला हमजा शहबाज साहब का क्या स्टेटस होगा अगर वो इलेक्शन ठीक नहीं था? और वो तो खैर उस पे भी गैलरी में बैठ के वो सब सिलसिला होता है, उस पे भी क्वेश्चंस हैं। मेरे से फैक्चुअल पोजीशन पूछ रही हैं तो फैक्चुअली पोजीशन तो ऑफ कोर्स यही है कि हमजा शहबाज साहब एक इलेक्शन से इलेक्ट हो गए हैं, गवर्नर साहब का नोटिफिकेशन हो गया है। बट इफ यू वांट अ लीगल एंड पॉलिटिकल एनालिसिस और कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस, मेरे मुताबिक
बुज़दार साहब का इस्तीफा गलत एक्सेप्ट हुआ है, उसके बाद इलेक्शन गलत हुआ है, नॉट ओनली बिकॉज इस्तीफा गलत है बल्कि इलेक्शन इटसेल्फ भी प्रोसेस से नहीं हुआ, उसको गैलरी में खड़े होकर कौन सी दुनिया के इलेक्शन होते हैं। और तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि जो कैबिनेट डिवीजन ने नोटिफिकेशन निकाला है, जब वो नोटिफिकेशन इज नॉट इन लाइन विद आर्टिकल 1013, देखिए आपको अंडरस्टैंड करना है कि सदर और गवर्नर को आर्टिकल 45 है, 40 है, 48(1)(2 है, 101 है, 258 कहां तक आप जाएंगे, सारा आइन वहां पर। और एक फाइनल बात जिसका चीमा साहब भी जरूर जवाब दें कि अगर ये इनका रोल है ही पोस्टमैन का और इन्होंने इधर से फाइलें उधर करनी और सुबह के सिर्फ दस्तखत करने, तो ये ओथ फिर क्यों लेते हैं गवर्नमेंट से, या एक आइन के तहत इनका ओथ क्यों है टू प्रिजर्व डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। एक चीज और बता दीजिएगा, एक चीज़ और बता दीजिएगा कि अगर वज़ीर आज़म साहब ने सदर को एडवाइस भेजी कि गवर्नर को हटाया जाए, तो वो 25 दिन के बाद क्या वो एडवाइस खुद मंजूर हो जाती है अगर सदर जो है वो उसको अप्रूव ना कर रहे हो? ये उन केसेस में हो सकता है जिन केसेस में एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज रिक्वायर्ड, वहां पर तो ऑफ कोर्स पहले 15 दिन है और फिर दोबारा 10 दिन है। यहां पर तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 101 सब क्लॉज 3 बड़ा क्लियर है कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट की मर्जी है रिमूव करे ना करे, और प्रेसिडेंट ने वो समरी रिजेक्ट कर दी है। कैबिनेट डिवीजन का नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट की मर्जी के बाद इशू होना मेरा ख्याल आइन के साथ मजाक करने के मुतरादिफ है और ये बड़ा सीरियस केस बन सकता है वंस इट गोज टू कोर्ट। तो अभी जो आपने ये सारा हमें आइन और कानून के क्लॉजेस के तहत और सेक्शंस के तहत वाजे किया है, क्या इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि पंजाब में इस वक्त जो गवर्नमेंट है और वजीर आला की जो भी लोग हैं, कैबिनेट वगैरह है, वो सब एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बुनियाद है उनकी? मैं समझता हूं जी कि वो सारे के सारे एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से इलेक्ट होकर आए हैं। मैं वैसे भी बड़ी एहतियात बरतता हूं आर्टिकल 6 की बात करने में, क्योंकि मेरे नजदीक आर्टिकल 6 इतनी जल्दी नहीं लगता। जस्टिस शाहिद करीम साहब की परवेज मुशर्रफ केस में जजमेंट है कि सबरोगेश का सबवर्जन, ये सारी जो है ये चीजें इतने आराम से नहीं आ जाती कि आइन के ऊपर आप आइन से इनराफ हो जाता है। ये आइन को फॉलो नहीं किया गया, which is why it is unconstitutional, but it is certainly not कि ना ही पीटीआई की साइड से और ना ही उस साइड से कि आप उनको गद्दार डिक्लेयर करना शुरू करते हैं। जो गवर्नमेंट ने भी डिसीजन लिया है कि इमरान खान साहब और चीमा साहब के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे, ये मजाक नहीं है। गद्दारी इज अ वेरी वेरी सीरियस ऑफेंस। वो सिर्फ तब इन्वोक होता है जब आइन को आप तोड़ते हैं, जैसे कि साबका दवार में मिलिट्री रूलर्स तोड़ते रहे हैं और यही जुडिशरी जो साबका है 2007 से पहले उसको इंडोर्स करती रही। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। अहमद पंसोदा साहब हमारे साथ मौजूद थे। उमर साहब, अब आपके पास ऑप्शंस क्या हैं और आपका प्लान क्या है? देखिए, है तो एक क्राइसिस की सिचुएशन, और उस क्राइसिस की सिचुएशन में हम सबको ये पता है कि ऐसे क्राइसिस की सिचुएशन में सूबे का चलना ये एक बड़ा मुश्किल अमल हो जाता है। अच्छा, अब वज़ीर आज़म भी आपकी पार्टी के नहीं हैं, वहाँ पर जो पंजाब में बहुत सारे जो लोग बैठे हुए हैं वो आपकी पार्टी के नहीं हैं, काम सबने करना है, तो फिर व्हाट एल्स डू यू वांट टू डू? अब करेंगे क्या? भाई, बात ये है कि बिल्कुल आपने पंसोटा साहब की भी बात सुन ली कि पंजाब में इस वक्त दो वज़ीर आला है, एक आइनी है और एक गैर आइनी है। और गैर आइनी जो है वो वज़ीर आला के अफसर के दफ्तर और वसाइल पे काबिज सिर्फ इसलिए कि उसका बाप जो है वज़ीर आज़म है इस वक्त। एक चीज़, ऑप्शन मेरे पास शुरू से लेके अभी तक एक ही थी, क्योंकि ये देखें मेरे लिए ये एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल है एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस बेयर। और मुसलसल पिछले 37 दिन से PML इनकी लीडरशिप की जानिब से, ख़ास तौर पे हमजा शरीफ की जानिब से और मरीम बीबी की जानिब से और उनके बाकी जो दरबारी हैं उनकी जानिब से बहुत कुछ मेरे बारे में कहा गया। और उनके जो बाकी जो सेल्फ स्टाइल सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्होंने जो शाम को रेड़ियाँ दुकानें लगा के जो मंजन बेच रहे होते हैं, ऑनेस्टली मैंने उसकी किसी एक बात का भी जवाब नहीं दिया कि मुझे शुक्र है कि मुझे 6-7 साल मैंने पार्टी का मीडिया मैनेजमेंट भी की है। और मैं हमेशा दोस्तों से कहता हूँ कि जब आप दूसरों की पिच पे जाके खेलते हैं तो आपके पास ऑप्शन बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, बिल्कुल। और आप अक्सर जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और जो असल बात है वो बीच में ही रह जाती है। ठीक, तो मैंने टोटल फोकस मैंने अपना लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल पर रखा है। आपने देखा होगा ना मैंने कोई गालम गलोच का मैं हिस्सा बना हूँ, ना मैंने किसी को कोई और कुछ ललकारा है, ना किसी को कोई और ऐसी बात की है। मैंने टोटल आइन की बात की है, बार बार की है, एक बार नहीं बार की है। मैंने ओपनली वज़ीर आज़म को, उनकी लीगल टीम को, उनकी लीडरशिप को मैंने कहा जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्हीं 3 को ले आओ, सही आके बैठ जाओ। अगर आपके पास लॉ की आपके जो बड़े बड़े जो इतने बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले वकील हैं उनको लें, अगर उनकी कोई नई इंटरप्रिटेशन है आर्टिकल 130 क्लॉज आर्टिकल 130 सब क्लॉज 8 की, अगर वो कोई नई इंटरप्रिटेशन देते हैं हमें, तो शायद हमारे लिए भी एक नई लर्निंग हो। सही है, ठीक है।
हमें आके बताएं तो सही, कौम को तो बताएंगे आपकी क्या इंटरप्रिटेशन है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप जो है गुंडागर्दी बदमाशी से आइन और कानून की धज्जियां उड़ाते रहें और मैं जितनी देर, मेरे जैसा बंदा ऑफिस में जितनी देर बैठा है वो चुप करके बैठा रहे। ये हो ही नहीं सकता। और मैं आपको इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि जिस तरह कौम निकली थी एक आईनी चीफ जस्टिस को बहाल कराने के लिए, पंजाब के लोगों को एटलीस्ट निकलना होगा अपने आईनी चीफ जस्टिस को बहाल कराने के लिए। ये कैसे हो सकता है? अब देखें, मेरे पास तो वही मैंने आपसे कहा कि मेरे पास 10 माली और एक मिलिट्री सेक्रेटरी, उसके अलावा मेरे पास तो और भी फोर्स नहीं है कि अगर मैं गवर्नर ना होता तो शायद मैं आवाम को आवाज देता कि आए। फिर अल्टीमेटली वही रास्ता रह जाता है ना। आपके सामने इमरान खान ने 126 दिन का धरना दिया, उससे पहले क्या था 1.25 साल। इलेक्शन कमीशन के पास गए, अदलिया के पास गए, पार्लियामेंट में आवाज उठाई कि 4 हल्के खोल दो, नहीं हुआ। तो फिर एंड में क्या होगा? आवाम फिर सड़कों पे ही आएगी। जब एम्पायर्स न्यूट्रल नहीं रहेंगे तो फिर आप क्या करते हैं? फिर आप विकेटें उखाड़ने पे आ जाते हैं कि ठीक है फिर आइंदे फिर खेटांगे ना खेटने देंगे, फिर उसी पे बात आ जाती है ना। फिर अल्टीमेटली आवाम को जब आप कॉर्नर करेंगे तो फिर आपके पास क्या रह जाएगी ऑप्शन? आपको तो जो लोग ओहदों पे बैठे उनको तो चाहिए कि ये नौबत ही ना आने दें। देखिए ना, इनको जो जिम्मेदारी है और जो एक तहम्मुल से काम करने का जो तकाजा है, जिम्मेदारी जो है आपकी, वो तो ये होना चाहिए कि आवाम को इस नौबत ही ना आने दें। आवाम को उनके जब तक ये क्राइसिस सॉल्व नहीं होगा डोर स्टेप पे आप उनको इंसाफ दें। देखिए, मैं उन लोगों में से हूँ जिसने इस चीफ जस्टिस साहब की बहाली और बाकी जिन लोगों को जो मैसूर का हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, उनकी बहाली के लिए, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, इस मुल्क में गरीब आदमी को इंसाफ के लिए हमने तो नहीं कहा कि आप अगर मौजूद जजेस ने अपनी जजेस, मैं कहता हूँ और इससे और ज्यादा डबल कर लें अपने पर्क्स प्रिविलेज बेशक कर लें, लेकिन हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन एटलीस्ट जो एक गरीब आदमी है जिसने आपके लिए डंडे खाए हैं, जो जेल में गया है, उसको क्या चाहिए? सिर्फ एक इंसाफ की बात कर रहा है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि मुझे अफसोस होती है और हम चाहेंगे कि बल्कि मेरी जो लीगल टीम थी, हमने रिसर्च भी की कि लाहौर हाई कोर्ट के जो 4-5 फैसले आए, और जब हमने ज़्यादा डिटेल में जाके देखिए, अभी पंसोटर साहब ने भी कहा है कि इसमें मौजूद जो जजेस जो हैं उनसे अगर गलत फैसले या जल्दी में फैसले भी करवाए गए तो वो एक कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स पे था। आपको हमारा जो वक्त जो है वो बिल्कुल एंड हो चुका है। हम चाहेंगे कि इस गुफ्तगू को फिर किसी और नशिस्त पर हम आगे लेकर जाएं और डिटेल में फिर गुफ्तगू करें आपसे। हम चाहेंगे कि एक और फिर नशिस्त हम आपके साथ लगाएं, वक्त ले लेंगे आपसे हम इंशाल्लाह दोबारा से। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर आपका कि आपने वक्त दिया आज हमें।